वहीं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पार्टी के विधायक सोमवार को सदन में शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों के खाली पद और पेपर लीक, आरक्षण, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सरकारी स्कूलों को बंद कराने और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछले सालों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी है, जिससे सबसे अधिक असर SC, ST और OBC वर्ग के बच्चों पर पड़ा है। सपा ने विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी सरकार गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन मौजूदा सरकार में विकास की रफ्तार रुक गई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी सरकार है और सरकार बदलने के बाद ही हालात बेहतर होंगे। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सपा ने जिस तरह से शिक्षा, किसान, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं है। जो सरकारी विभाग बता रहा है, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कई चैनलों ने समय जांच की है उसमें जो चीजें सामने आ रही है, उन्होंने तो 1-2 स्कूल चेक किए हैं। केवल स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है 2,300, जिसमें पानी पीने को नहीं है वो 576 स्कूल हैं, और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं है। जो सरकारी विभाग बता रहा है, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कई चैनलों ने समय जांच की है उसमें जो चीजें सामने आ रही है, उन्होंने तो 1-2 स्कूल चेक किए हैं। केवल स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है 2,300, जिसमें पानी पीने को नहीं है वो 576 स्कूल हैं, और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। वहीं फ्रेंडशिप डे के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूथ के लिए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक खास पोस्ट साझा करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि वो आज भी खुद को एक छात्र मानते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अपने संदेश में उन्होंने दोस्ती को जीवन का अनमोल रिश्ता बताते हुए प्रेम, विश्वास और एक दूसरे से लगातार सीखते रहने की भावना को सबसे बड़ी ताकत बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पर लिखा कि अभी भी एक विद्यार्थी हूं और हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। आज का सबक, आज मित्रता दिवस है और ये एक दिल है और सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। बता दें कि नीट पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने लगातार सरकार को घेर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने कई छात्रों और युवाओं से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जैन जी को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों भारत का अतीत हैं और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो देश के भविष्य के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। देश भर में काफी संख्या में युवाओं का इंटरनेट मीडिया अकाउंट बंद कराए जाने के लिए भी कांग्रेस नेता ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
टीएमसी और आरजेडी से लेकर सपा जैसी अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी छात्रों के खिलाफ राज्यों में एफआईआर का विरोध किया। वहीं नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद से एनटीए की परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एनटीए ने करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है, जिसके तहत मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों और संवेदनशील परीक्षा क्षेत्रों में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यवस्था में प्रश्न पत्रों, गोपनीय दस्तावेजों, सर्वे रूम और प्रतिबाधित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पेशेवर सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति की जाएगी। टेंडर को अवधि शुरुआत तौर पर 2 साल की होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षित प्रिंटिंग और अन्य व्यवस्थाओं को भी मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच जारी है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। एनटीए का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इच्छुक एजेंसियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। वहीं सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर उन्हें 60,000 और 65,000 रुपए तक का वेतन मिलता था तो वो अभिजीत दीपके की अमेरिका में पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाते रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता का नाम अमित तिवारी बताया जा रहा है। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के महाराष्ट्र सरकार के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। अमित तिवारी ने कहा है कि उन्होंने 3 अलग अलग संस्थाओं में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि सीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। वहीं कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपए के फंड को लेकर भी उन्होंने सीबीआईसी में शिकायत दर्ज करा के ये मांग की है कि इस राशि में 18% जीएसटी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से भी शिकायत की गई है। उनके अनुसार भगवान राव दीपके महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। अमित तिवारी का कहना है कि अगर उनकी आय सीमित थी तो उनके परिवार की तरफ से विदेश में पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अमित तिवारी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि कहीं ये आय से अधिक संपत्ति का मामला तो नहीं है। अगर जांच में ऐसा पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीजेपी के खिलाफ की गई अपनी शिकायत का जिक्र करते हुए तिवारी ने आरोप लगाया कि यह संगठन बिना पंजीकरण के राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है और लोगों से चंदा भी ले रहा है। अमित तिवारी ने सीजेपी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में आंदोलन का उद्देश्य नीट पेपर लीक मामले पर छात्रों की आवाज उठाना था, लेकिन बाद में ये अपना मूल मुद्दे से भटक गए। उन्होंने कहा कि जब तक आंदोलन केवल नीट और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर था तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई। तिवारी का आरोप है कि प्रधानमंत्री के विदेशी नेताओं के साथ संबंधों को लेकर भी गलत बातें कही गई। उन्होंने कहा कि इस सभी मामलों को लेकर भी संबंधित संस्थाओं में शिकायत दर्ज कराई गई है और उनका मानना है कि ऐसी गतिविधियां उचित नहीं है और उन्हें मांग की है कि संबंधित एजेंसियां इन शिकायतों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करें। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर एक्टर विवेक ओबराय और आर माधवन को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया है तो वो दुबई में क्यों बस गए हैं। शनिवार को मुंबई में एमएनएस के छात्र संगठन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के एक प्रोग्राम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि देश के हजारों उद्योगपतियों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा है और देश छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने 2019 में रिलीज हुई बायोपिक का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी पर बनी फिल्म में मोदी का किरदार निभाने वाले विवेक ओबराय भी दुबई में रहने चले गए हैं। राज ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पीएम मोदी की तारीफ करने वाले और आर माधवन कहां रहते हैं, वो दुबई में रहते हैं। तो अगर आपको भारत से इतना प्यार है, आप पीएम मोदी को पसंद करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी भारत के विकास कर रहे हैं तो फिर आप विदेश में क्यों रह रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ दुबई में क्यों रह रहे हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो गलत था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ट्रोल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर ठाकरे परिवार तक सभी बड़ी हस्तियों को निशाना बनाया गया। कई कलाकार अपनी बातें कहने से इसीलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें ट्रोल किया जाता है।
खूप वर्ष झाली माझी राजकारणाची सुरुवातच ही विद्यार्थी सेनेतून झाली आणि त्याच्यातनं काम करत 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 घडत आज इथपर्यंत आलो. अमित आणि त्याचे सगळे सहकारी उत्तम काम करतील अशी अपेक्षा आहे, आशा आहे. पश्चिम बंगाल एसटीएफ की जांच में जैसे मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों के अनुसार हमीम मंडल कथित तौर पर एक दर्जी की दुकान की आड़ में अपना नेटवर्क संचालित करता था. आरोप है कि इस दुकान से एक संपर्क साधता था और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाता था. एसटीएफ पहले ही हमीम मंडल को गिरफ्तार कर चुकी है और अब उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. इस दौरान उसने कथित सहयोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पिता सरकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. एजेंसियों का आरोप है कि दोनों पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में थे और कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बनाने और देश में अशांति फैलाने की साजिश पर काम कर रहे थे. फिलहाल एसटीएफ डिजिटल सबूतों, वित्तीय लेन देन और अन्य संपर्कों की गहनता से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और कथित साजिश की विस्तृत तस्वीर सामने आएगी. इंडोनेशिया में एक बड़ा समुद्री हादसा सामने आया है. मादुरा द्वीप के पास यात्रियों से भरी एक फेरी में अचानक से ही भीषण आग लग गई. इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी के मुताबिक हादसे में कम से कम 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं. फेरी में चालक दल समेत करीब 250 लोग सवार थे और आग लगते ही जहाज पर अफरा तफरी मच गई और कई यात्रियों ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी. राहत और बचाव एजेंसियों ने तुरंत ही अभियान शुरू किया और बड़ी संख्या में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है. अधिकारियों ने बताया कि नौसेना, तटरक्षक बल और बचाव दल संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रहा है. फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और घटना की जांच जारी है. इंडोनेशिया में द्वीपों के बीच फेरी सेवाएं परिवहन का प्रमुख साधन है और अतीत में भी सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं और इस हादसे में एक बार फिर से समुद्री रक्षा व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है. वहीं इंडिया को श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले 440 बोल्ट का झटका लगा है. भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे. वो अनफिट होने के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं. 32 साल के बुमराह को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरुआती जांच के बाद भी बाएं घुटने में तकलीफ महसूस हो रही है. श्रीलंका में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगा और पहला मैच गाल जबकि दूसरा कोलंबो के मैदान पर होगा. भारतीय टीम 4 अगस्त को श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होगी. रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब प्लेयर्स को जल्दबाजी में क्रिकेट में वापस लाया गया और नुकसान हुआ और अब दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता, खास करके बुमराह के साथ. इसलिए पूरी तरह से ठीक होने ही एकमात्र लक्ष्य है और इस साल बहुत सारे क्रिकेट जो हैं वो बाकी हैं. एशियन गेम, न्यूजीलैंड दौरा और फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भी है. बुमराह को उनकी फिटनेस के आधार पर भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया था और वो पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिले हो गए थे. चोट के कारण जसप्रीत बुमराह को लॉर्ड्स में खेला गया और तीसरे वनडे से बाहर बैठना पड़ा था. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बुमराह को घुटने की दिक्कतों के लिए इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिर में बढ़ गई थी और बुमराह को पिछले महीने तय समय पर इंजेक्शन दिया गया था. हालांकि बुमराह को पूरी तरह से ठीक होने में शुरू में लगाए गए अंदाजे में ज्यादा समय लग सकता है. कोलंबो में दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें फिट रहने के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन सीईओ मेडिकल टीम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिले होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे. तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उभर पाए हैं. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से श्रीलंका से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. भारत बनाम श्रीलंका सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 25 और 27 का हिस्सा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी धरती पर होने वाले सीरीज से पहले ही भारत के लिए श्रीलंका सीरीज को 2-0 के अंतर से जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण है. भारत मौजूदा चक्र की अंक तालिका में अभी भी 5वें नंबर पर है.
देश भर में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने 3 अगस्त के लिए 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 घंटों के दौरान कई इलाकों में 15 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों, यात्रियों और स्थानीय प्रशासनों की सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रहें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सक्रिय मानसून के चलते कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है और राहत एवं बचाव एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।